पाइल्स जो है वो अगर हम देखें उसको तो सभी लोगों में होता है। पाइल्स एक जो हमारा गुदाद्वार होता है, जो आंत का नीचे का हिस्सा होता है, उसमें कुछ धमनियों के गुच्छे होते हैं जिनको हम लोग पाइल्स कहते हैं और ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है, यानी सभी व्यक्तियों में ये होता है। पाइल्स का होना अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि कभी-कभी ये जो वैस्कुलर कुशन्स होते हैं, जिसको हम लोग पाइल्स कहते हैं आम भाषा में, ये ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और इनमें से खून का रिसाव होने लगता है। जिस समय मरीज़ टॉयलेट जाता है, लैट्रिन के लिए जाता है, उस समय खून का रिसाव होने लगता है। कभी-कभी ये गुच्छे नीचे की तरफ, बाहर की तरफ लटक आते हैं और कभी-कभी उनमें खून का क्लॉट बन जाता है, जिसको हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं। तो अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो फिर ये एक बीमारी का रूप ले लेता है और फिर मरीज़ को किसी डॉक्टर को दिखा के उसके उपचार की ज़रूरत पड़ती है। और ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और यहाँ तक देखा गया है कि लगभग 50% लोगों में जीवन के किसी न किसी समय में पाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने की संभावना रहती है और काफ़ी हद तक लोगों की डाइट से और लाइफस्टाइल से भी इसके लक्षण जुड़े होते हैं। और जिन लोगों का लाइफस्टाइल सीडेंट्री होता है, मूवमेंट कम होता है, खाने पीने में पानी की कमी होती है, फाइबर की कमी होती है और अक्सर उन्हें कॉन्स्टिपेशन रहता है, इन लोगों में इसके लक्षण आने की संभावना अधिक होती है। बवासीर जो है वो कई तरह का होता है, जैसे हमने आपको बताया खून का आना। तो अगर केवल खून आता है और वो लक्षण और इसके अलावा वो जो खून की धमनियाँ होती हैं, जो वैस्कुलर कुशन होते हैं, नीचे नहीं खिसकते हैं, तो उसको हम ग्रेड 1 पाइल्स कहते हैं। अगर वो वैस्कुलर कुशन बाहर की तरफ आने लगते हैं थोड़े से, तो उसको हम ग्रेड 2 कहते हैं। अगर वो और बढ़ जाते हैं और उसको हाथ से अंदर पुश करना पड़ता है, तो हम उसे ग्रेड 3 कहते हैं। और अगर वो सूजन बाहर ही रहती है और अंदर वापस नहीं जाती है, तो उसको हम ग्रेड 4 कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग पाइल्स की ग्रेडिंग करते हैं। इसके अलावा एक्सटर्नल हेमरॉइड्स भी होते हैं, जिसमें कभी कभी खून का एक थक्का क्लॉट बन जाता है, जिसको हम लोग थ्रोम्बोज्ड हेमरॉइड कहते हैं। और इस स्थिति में मरीज़ को पेन होता है और उस जगह पे एक मटर के दाने की तरह या उससे बड़ी सूजन हो जाती है, जिसमें पेशेंट को काफ़ी दर्द होता है। तो इस तरह से इंटरनल हेमरॉइड्स और एक्सटर्नल हेमरॉइड्स यानी अंदरूनी और बाहरी पाइल्स होते हैं और अंदरूनी पाइल्स के 4 ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 4 तक। और इन्हीं ग्रेड्स के हिसाब से मरीज़ का ट्रीटमेंट किया जाता है। मुख्य लक्षण है इसका खून आना, टॉयलेट के समय में मरीज़ को खून का रिसाव होना। और टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक बात यह है कि ये खून बिल्कुल ताज़ा होता है और ड्रॉप करके आता है और लाल रंग का होता है। ये सबसे कॉमन लक्षण है और ज़्यादातर लोगों में ये लक्षण अपने आप ठीक हो जाता है। कुछ दिन ब्लड आया और उसके बाद अपने आप ठीक हो गया। फिर अब उनको कभी कॉन्स्टिपेशन हुआ 2-4 महीने बाद, 6 महीने बाद, फिर 2-4 दिन खून आया और अपने आप ठीक हो गया। तो ये सबसे कॉमन इसका प्रेजेंटेशन होता है। इसके अलावा कभी कभी खून का रिसाव लगातार होता रहता है और ठीक नहीं होता है, तो उसमें उपचार की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जिन मरीज़ों में हार्ट की प्रॉब्लम है पहले से और उनको कुछ खून पतला करने की दवाएं चलती हैं, उनकी हार्ट की बीमारी के चलते उन मरीज़ों में खून आना, खून का रिसाव अधिक होता है और कभी कभी नहीं रुकता है, जिसके लिए ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जब ये जो वैस्कुलर कुशन होते हैं, जिसको हम लोग पाइल्स कहते हैं, ये अगर नीचे की तरफ खिसक आते हैं, तो मरीज़ को एक सूजन महसूस होती है और ये सूजन कभी कभी अपने आप कम हो जाती है, कभी कभी उसको हाथ से कम करना पड़ता है और कुछ स्थितियों में वो सूजन कम नहीं होती है। इसके अलावा मरीज़ को अगर वहाँ पे क्लॉट जम गया है, खून का थक्का बन गया है, तो मरीज़ को सूजन के साथ साथ दर्द भी होता है और ये दर्द अक्सर काफ़ी तेज़ होता है। ये मुख्य लक्षण हैं पाइल्स के। इसके अलावा वहाँ पे इचिंग का होना, कभी कभी थोड़ा डिस्चार्ज हो जाना, ये उसके दूसरे लक्षण हो सकते हैं। लेकिन खून का आना, सूजन का होना जो अपने आप वापस हो जाए या हाथ से करना पड़े, और तीसरा अगर क्लॉट बन गया है तो वहाँ पे सूजन के साथ साथ दर्द होना, ये इसके मुख्य लक्षण हैं। जो कुछ भी हम खाना खाते हैं, बड़ी आंत तक वो सब पच चुका होता है। बड़ी आंत में पानी पहुंचता है और फाइबर पहुंचता है और बाकी जो अपचाव खाना है वो पहुंचता है। तो अगर शरीर में पानी की, अगर हमारे पानी का इंटेक कम होगा, फाइबर का इंटेक कम होगा, तो कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना अधिक होगी। कॉन्स्टिपेशन अगर पेशेंट को होगा तो वो उसको ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, तो इन मरीज़ों में इसके होने की संभावना अधिक होती है। इसके अलावा शरीर में जो हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी है,
आजकल आप देखिए कि लोगों के पास मोटरसाइकिल है, कार है, पैदल चलना कम हो गया है, थोड़ी दूर जाना होता है तो लोग बाइक पे जाते हैं। तो फिज़िकल एक्टिविटी हमारी कम होना भी इसका एक कारण है। इसके अलावा बच्चों में भी, अब पहले बच्चों में ये लक्षण कम होते थे लेकिन अब बच्चों में भी होने लगे हैं। उसका कारण ये है कि बच्चों के जो पहले आउटडोर गेम्स होते थे, अब सारे गेम्स मोबाइल पे इंडोर गेम्स हो गए हैं। तो जो मूवमेंट, जो एक्टिविटी होनी चाहिए, उसकी कहीं कमी है, और उसकी कमी एक मुख्य कारण है इसके लक्षणों का होना। टॉयलेट में देर तक बैठना, टॉयलेट में बैठ के मोबाइल देखना या किताब पढ़ना, अखबार पढ़ना, और देर तक, ज़रूरत से ज़्यादा देर तक बैठना भी इसका एक कारण है। तो इन चीज़ों में हम मॉडिफ़िकेशन कर सकते हैं। ये हमारे लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन हैं जिनको हम आसानी से कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि इनको करने से पाइल्स नहीं ही होंगे, लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक हम उसके लक्षणों को आने से अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन अगर इसके बाद भी लक्षण आते हैं तो हमें उसके लिए किसी का परामर्श लेना चाहिए, किसी चिकित्सक का परामर्श लेना चाहिए। जो हमारा आंत का निचला हिस्सा है और उसके आसपास का, एनस के आसपास का एरिया है, उसी जगह पे होती हैं। भगंदर एक इन्फेक्शन की वजह से फोड़ा बनता है, और ये फोड़ा बाहर की तरफ फूट जाता है, और एक सिरा इसका अंदर जुड़ा होता है यानी कि आंत के अंदर, और एक सिरा बाहर होता है। इसको हम भगंदर कहते हैं। ये एक बिल्कुल अलग बीमारी है जो पाइल्स से बिल्कुल अलग है, और ये इन्फेक्शन की वजह से होती है जिससे एक फोड़ा बनता है, और फोड़े को फूटने के बाद भगंदर बनता है। भगंदर का इलाज ऑपरेशन से ही होता है, जबकि पाइल्स का इलाज ज़्यादातर केसेस में बिना ऑपरेशन के संभव है। कुछ केसेस में ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन भगंदर और पाइल्स दोनों बिल्कुल अलग अलग बीमारियां हैं। तो सबसे पहला काम ये है कि हम किसी चिकित्सक से परामर्श लें, जिससे ये क्लियर हो जाए कि हमको, यानी मरीज़ को, पाइल्स की ही बीमारी है या कोई और बीमारी है। अगर उसको कोई और बीमारी है, जैसे कि कैंसर भी होते हैं, उसके अलावा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, अल्सर्स होते हैं, उनमें भी पेशेंट को ऐसे ही लक्षण आते हैं, लेकिन उनका इलाज अलग होता है। अगर उस तरह की कोई बीमारी है तो वो डिटेक्ट हो जाएगी और उसका ट्रीटमेंट होगा। और अगर पेशेंट को पाइल्स हैं तो पाइल्स का ट्रीटमेंट की शुरुआत लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से होती है। उसके बाद भी अगर लक्षण रहते हैं तो उसके लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, और वो दवाइयाँ 2 से 3 हफ्ते या कुछ और लंबे टाइम तक चलती हैं, जिससे पेशेंट्स को लाभ होता है। अगर उसके बाद भी पेशेंट को लक्षण बचते हैं तो कोई बहुत सिंपल से ऑफिस प्रोसीजर्स हम लोग कहते हैं जिनको, जो कि ओपीडी में या डे केयर बेसिस पे किए जा सकते हैं, और जिससे पेशेंट को अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर इसके बाद भी कुछ मरीज़ों में लक्षण होते हैं तो फिर उनमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। 10 से 20% मरीज़ों में ही ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। बाकी मरीज़ बिना ऑपरेशन के या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से या मेडिकल ट्रीटमेंट से या ऑफिस प्रोसीजर से ठीक हो जाते हैं। जिन मरीज़ों को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है उनमें भी अब ऑपरेशन, काफ़ी आधुनिक तकनीकें आ गई हैं, जिसमें कि स्टेपलर है, डॉपलर है, लेज़र है, जिन विधियों से मरीज़ का ऑपरेशन पहले के मुकाबले काफ़ी आसानी से हो सकता है, और पेशेंट को ऑपरेशन के बाद हॉस्पिटल में रुकने, 1 दिन या उससे कम रुकने की आवश्यकता पड़ती है। पेन भी कम होता है और पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस भी कम होते हैं। तो ये सेफ़ प्रोसीजर्स हैं जिससे कि इसका इलाज आसानी से हो सकता है। घरेलू नुस्खे कॉन्स्टिपेशन के लिए फ़ायदा कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐसी चीज़ ले रहे हैं जिसमें फ़ाइबर अधिक है, जैसे लोग मुनक्का लेते हैं या ऐसी बहुत सारी चीज़ें लेते हैं जिसमें कि फ़ाइबर अलग है, तो वो पेशेंट को बेनिफिट होगा उससे। लेकिन सबसे पहली चीज़ ये है कि ये तय कौन करेगा कि ये पाइल्स ही है या कुछ और बीमारी है। तो उसके लिए पहली बार किसी चिकित्सक से परामर्श लेना आवश्यक है, ताकि ये कोई और बीमारी तो नहीं है जो आगे चल के ज़्यादा सीरियस रूप ले सकती है, ये क्लियर हो जाए। और उसके बाद अगर पाइल्स की बीमारी है तो फिजिशियन के या सर्जन के ट्रीटमेंट के साथ साथ घरेलू उपाय, जिसमें कि अधिक फाइबर का लेना, अधिक पानी का लेना, उनको अपनाया जा सकता है। लेकिन बिना किसी क्लिनिशियन को, बिना डॉक्टर से परामर्श लिए सेल्फ मेडिकेशन करना या इंटरनेट से देख के मेडिकेशन करना, वो एडवाइजेबल नहीं है।
बवासीर के बचाव के उपाय यही हैं कि हम अपने लाइफस्टाइल को, डाइट को रेगुलेटेड रखें। हम देखें कि डाइट में हमारे पानी की कमी नहीं हो रही है, हम पानी खूब पी रहे हैं। अक्सर लोग इंडोर एक्टिविटीज़ में प्यास कम लगती है, एसी में बैठते हैं, कूलर में बैठते हैं, प्यास कम लगती है तो पानी भी कम पीते हैं। तो हम ये देखें कि 3-4 लीटर पानी हम ज़रूर उसका सेवन करें। हाँ, अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है या उसको पानी कम पीने की सलाह दी है डॉक्टर ने तो अलग बात है। दूसरा, हम देखें कि हमारी डाइट में फाइबर प्रचुर मात्रा में है कि नहीं। फाइबर कंटेनिंग जितने हमारे वेजिटेबल्स हैं, जिसमें हमारे जो फल हैं, बजाय हम जूस पीने के पूरा फल खाएं, जिससे हम जो जूस निकालते हैं तो सारा फाइबर हम लोग निकाल के फेंक देते हैं। ऐसे ही आटे को जब हम छानते हैं तो उसका जो चोकर होता है उसमें फाइबर होता है, उसको हम निकाल देते हैं। तो हम चोकर युक्त आटा खाएं, हम फल पूरा खाएं, पानी खूब पिएं, और जिन चीज़ों में फ़ाइबर अधिक होता है जैसे साग सब्जियां हैं, पत्तेदार सब्जियां हैं, उनका हम ज़्यादा सेवन करें। और अपनी एक्सरसाइज कोई ना कोई फॉर्म में ज़रूर करें। एक्सरसाइज चाहे वो साइकिलिंग हो, चाहे वो वॉक करना हो, जॉगिंग हो, रनिंग हो, इसको हम ज़रूर इंक्लूड करें। अक्सर हम लोगों ने देखा है कि लोग संकोच करते हैं, ये प्रॉब्लम्स बताने में, डिस्कस करने में संकोच करते हैं। किसी को अगर हर्निया की प्रॉब्लम होती है या कुछ और प्रॉब्लम होती है तो वो कई लोगों से डिस्कस करते हैं कि हम कहाँ दिखाएं, किस अस्पताल में जाएं, किस डॉक्टर को दिखाएं। लेकिन अगर कोई पाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, और ख़ासकर जो महिला पेशेंट्स होती हैं वो बहुत संकोच करती हैं, तो ये संकोच करने की वजह से कई बार प्रॉब्लम उनकी बढ़ जाती है और कई बार कुछ दूसरी बीमारी होती है। जैसे कि हम लोगों ने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि जिनको रेक्टल कैंसर था, एनल कैंसर था, और वो पाइल समझ के उसका इलाज करते रहे, शुरू में छुपाते रहे, और जब वो बीमारी काफ़ी बढ़ गई, कई महीने बीत गए, तब वो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास गए और वहाँ पता चला कि उनको बीमारी तो कुछ और थी। लेकिन उतने समय में वो बीमारी इतनी बढ़ गई कि उसका ट्रीटमेंट मुश्किल हो गया और उस बीमारी से उनका इलाज काफ़ी मुश्किल हो गया। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें संकोच नहीं करना चाहिए, और ना तो सेल्फ मेडिकेशन करना चाहिए और ना किसी अनक्वालिफाइड व्यक्ति से। तो पहली चीज़ ये है कि बचाव के जो आपके हम लोगों ने डिस्कस किए हैं उनको हम लोग फॉलो करें, और उसके बाद भी अगर कोई लक्षण आता है, सारे प्रिकॉशन लेने के बाद भी, तो सेल्फ मेडिकेशन ना करें, किसी अनक्वालिफाइड व्यक्ति के पास ना जाएं, और किसी सक्षम किसी चिकित्सक से उसके लिए परामर्श लें। इसमें डरने की या संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है।